नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास की चर्चा करते हैं, जो कि आने वाली टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट और शिक्षा शास्त्र से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि तथा विकास की यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। वास्तव में गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। आयु बढ़ने के साथ साथ वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप बालक की योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु तथा उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता का समुचित ढंग से आकलन किया जा सकता है। वृद्धि तथा विकास का अर्थ क्या होता है? प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अंतर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से होता है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह सदैव वृद्धि से अधिक व्यापक और एकीकृत होता है। स्पष्ट है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्यक्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है और कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है, परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को इंगित करता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यविधियों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शक्ति, रचना संबंधी परिवर्तन, इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता और मितव्ययता से कार्य करने के योग्य बनाती हैं। अतः अनेक वृद्धि परिपक्वता को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। वृद्धि जहाँ एकाकी परिवर्तन है, वहीं दूसरी ओर विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। वस्तुतः विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं होती हैं जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। ये वृद्धि होती है ग्रोथ, इवोल्यूशन तथा क्षय, एट्रोफी और इनइवोल्यूशन। ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती हैं तथा मृत्यु पर समाप्त होती हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से चलती है।
जीवन के अंतिम वर्षों में क्षय प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है, जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति अत्यंत मंद हो जाती है। वृद्धि और विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने कुछ कथन दिए हैं। महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। सम राइटर्स reserves the use of growth to designate increments in size and of development to mean differentiation। हर्लॉक के शब्दों में विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब दोस्तों वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है कि निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है और उसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निरंतर विकास सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को बताता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक प्रायः परस्पर भिन्न होते हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से अनोखा, यूनिक होता है। अगला सिद्धांत है परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडिफेबिलिटी। विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, के विकास में एक निश्चित प्रतिरूप पैटर्न होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, विकास के प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्वकथन प्रेडिक्शन किया जा सकता है। इस सिद्धांत को विकास क्रम या विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि व विकास के क्रमबद्ध व पूर्वकथनीय प्रतिरूप के होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे जन्म पूर्व जीवन, प्रीनेटल लाइफ में शारीरिक वृद्धि अधोगति हेड टू फुट का अनुसरण करती है। इसे मस्तकोधमुखी क्रम, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र
हेड रीजन का विकास होता है, फिर धड़ क्षेत्र ट्रंक रीजन का विकास होता है और सबसे अंत में पैर क्षेत्र लेग रीजन का विकास होता है। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों अर्थात सिर का नियंत्रण सबसे पहले सीखता है, फिर हाथों का नियंत्रण सीखता है, फिर धड़ का नियंत्रण सीखता है तथा सबसे अंत में शरीर के निम्न भाग अर्थात पैरों का नियंत्रण करना सीख पाता है। मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में भी विकास के निश्चित प्रतिमानों को देखा जा सकता है। समीप्यता की प्रवृत्ति प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति चाहे अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक जैसा होता है, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो। मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में निरंतर समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है, तत्पश्चात वह इन समस्त अंगों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतर्क्रिया का परिणाम है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते हैं, वरन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता है, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार बना सकता है अथवा उसकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। इस अवस्था के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है और कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। विकास के पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के विभिन्न प्रकार की जैसे चर्चा की जा चुकी है, जिससे पता चलता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इनको अनेक परिवर्तनों को अनेक भागों में बांट सकते हैं, यानी उनके अनेक पक्ष हो सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। शैक्षिक दृष्टि से विकास के इन सभी पक्षों का अपना अपना महत्व है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, इन सभी पक्षों को जानने के लिए ही इसकी हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था
के दौरान होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी विकासों की चर्चा करना आवश्यक होता है। वृद्धि तथा विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है उसके मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक परिपक्वता मैचुरेशन और दूसरा अधिगम यानी लर्निंग। परिपक्वता वास्तव में आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की अनुकूलता में स्थिति को प्राप्त करना है। अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अर्जित गुणों अथवा क्षमताओं को प्राप्त करने से है। निसंदेह अधिगम के किसी स्तर के लिए न्यूनतम परिपक्वता की उपलब्धता एक पूर्व शर्त होती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में इन जो है विकास सिद्धांतों की चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? वृद्धि तथा विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध तथा हवा, प्रकाश, लिंग भेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग तथा चोट, पारिवारिक परिस्थितियां, संस्कृति आदि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आने वाले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।